So, good morning class. Today we are starting a new chapter, Biotechnology and its applications. Now, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, बायोटेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या प्रोसेसेस और प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो पिछले चैप्टर का नाम था बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने टूल्स पढ़े, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़े, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा, पीसीआर पढ़ा, ब्रॉडली बता रहा हूँ, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ी। इसके अलावा हमने कई चीज़ें उसमें पढ़ी, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़े, इसके और क्या था, हमने डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को भी स्टडी करा वेक्टर्स के साथ ना। अब उनका यूज या उनको कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, इस चैप्टर में हमें उनके यूज को पढ़ना है। पहला, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आपने सुना होगा आजकल हाइब्रिड वेराइटी ऑफ काउज एंड कहते हैं बफेलो मिलती है, या भेड़ों की हाइब्रिड वेराइटियाँ होती हैं, या बुल्स की हाइब्रिड वेराइटी होती है। तो हाइब्रिड वेराइटियाँ बनाने का तरीका है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ना ट्रांसजेनिक प्लांट्स, आज आप खाते हैं हाइब्रिड तोरी, हाइब्रिड लौकी, देखा होगा आपने कि नॉर्मल लौकी के मुकाबले बड़ी आजकल की बड़ी और अच्छी क्वालिटी की लौकी होती है। जापान ने तो एक कदम आगे इस टेक्नोलॉजी निकाल ली है जिसमें वो शेप दे रहा है आजकल फलों को ना। थर्ड इज ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स, आपने सुना होगा कि कई सारे माइक्रोब्स हमारे आजकल सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट अगर आपको एग्जांपल में ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स का बताऊं तो आज का कोरोना वायरस है, जिसकी स्टडी चल रही है कि किस तरह से उसको काउंटरैक्ट किया जा सकता है। नाउ बीटी कॉटन, कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल थी अपने टाइम पे और आज भी है। आज आप कपड़े जो पहनते हैं वो 90% कॉटन के बने ही होते हैं, 90 नहीं तो 30 70 40 ऐसे परसेंट तो रहेगा ही रहेगा ना। बीटी कॉटन क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। टबाको, टबाको देश में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली कैश क्रॉप है, यानी कि दुनिया में अगर अगर हम सॉरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत में अगर मैं बात करूँ कि किस क्रॉप से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है तो वो है टोबैको। इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं कि इंसुलिन, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इंसुलिन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप में से कईयों को पता होगा। अगर किसी की फैमिली में या किसी के रिलेटिव में किसी को डायबिटीज़ होगा तो उसे पता होगा कि इंसुलिन की क्या वैल्यू है। जीन थेरेपी ये नया कॉन्सेप्ट है, नया तो नहीं है, बहुत पुराना है। नेक्स्ट इज बायोपायरेसी क्या होती है और एथिकल इश्यूज क्या होते हैं। हम एक बार यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, कि जैसे कि अगर हमने किसी एनिमल का प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, अगर उन्हें हम बता दें कि आपकी ब्रेड में अंडा है तो वो ब्रेड नहीं खाएंगे। इस तरह के कई सारे एथिकल इश्यूज बायोटेक्नोलॉजी में भी आते हैं, तो उन्हें भी सॉल्व करना है। तो उन्हें पढ़ने के लिए हमें कुछ ये टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। तो शुरुआत करते हैं पहला ट्रांसजेनिक ऑर्गेन। तो पहला चीज़ है ट्रांसजेनिक्स। ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट, जेनिक्स का मतलब होता है जीन। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट तरह के जीनों को आपस में कंबाइन करके बनाया जाए उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक, ठीक है ना। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन अ फंक्शनल फॉरेन जीन containing एक्सपोर्ट करते हैं containing a specific character which are experimentally introduced into the vector and then into the host body, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक बार दोबारा से हम स्टडी कर लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने करा क्या था, हमने सबसे पहले एक जीन को ढूंढा। सपोज करो मेरी हाइट का जीन हो गया, मेरे हाइट का जीन को ढूंढा गया, मेरे एक सेल उठाया गया, सेल से उस स्पेशलाइज्ड जीन को निकाला गया डीएनए से। डीएनए से निकालने के बाद इकोलाई को ढूंढा गया। इकोलाई के अंदर होता है प्लाज्मिड, जो है कि हम वेक्टर्स थे, क्लोनिंग वेक्टर्स, क्लोनिंग व्हीकल्स, जैसे मच्छर का वेक्टर। उस कहते इकोलाई से प्लाज्मिड को निकाला गया। प्लाज्मिड जो थे वो सर्कुलर डीएनए था, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा गया। मेरे मेरे जो डीएनए था उसमें से जीन को भी काटा गया, दोनों को सेम मॉलिक्यूल सीक्वेंस में काटा गया। इसे उठाया, इसके बाद चिपकाया, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपको याद आया होगा। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस डाल दिया गया किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। इकोलाई के अंदर जैसे इस जीन को डाला गया तो ये जीन क्या करेगा, इकोलाई के साथ साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। इकोलाई को बायोरिएक्टर के अंदर डालकर उसको कल्चर किया। कल्चर करने पर खूब सारे इकोलाई बने, एक से लाखों इकोलाई, करोड़ों इकोलाई बने। जब करोड़ों इकोलाई बन गए तो करोड़ों इकोलाई के अंदर करोड़ों कहते प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि ग्रोथ हार्मोन के होंगे। तो फिर हाइट लंबी हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन बनेगा ज़्यादा तेजी से। उस ग्रोथ हार्मोन को वहाँ से सेपरेट कर दिया जाएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में। उस ग्रोथ हार्मोन को इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन मार्केट में बेचा जाएगा। क्लियर है। तो अब वही चीज़ होती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। तो सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज किए गए थे वो थे माइसिस। दुनिया में सबसे पहला ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया गया है वो है माइसिस। लेकिन माइसिस को इतनी ज़्यादा वो नहीं मिली। इन माइसिस में जब इन्हें ट्रांसजेनिक बनाया गया तो इनमें ग्रोथ हार्मोन डाल के इन्हें सुपर माउस बनाया गया, क्योंकि माउस के कैरेक्टर्स हमसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। माउस का जो मेमोरिंग कैरेक्टर है वो हमारे डीएनए से बहुत ज़्यादा मैच होता है। तो अगर कोई सर्वाइव कर जाता है माउस किसी एक्सपेरिमेंट से तो काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि ह्यूमन भी उस एक्सपेरिमेंट को सर्वाइव कर जाएगा। तो आपने देखा होगा लैब रैट्स क्या होता है, तो लैब में टेस्टिंग के लिए सबसे पहले रैट्स को पकड़ा जाता है, क्योंकि रैट्स का जो डीएनए है या रैट्स की जो क्वालिटीज है वो काफ़ी हद तक हमारी जैसी है। जैसे कि खतरा होने पर हम छुप जाते हैं, रैट्स भी छुप जाते हैं।
वैसी चीज़ है, एक ह्यूमन नेचर है कि कहते हैं आपको खतरा लगेगा तो आप सबसे पहले छुपने का सोचोगे। लड़ना तो बात की बात है, पहले आप छुपने का सोचोगे क्योंकि उससे बचने का सोचोगे। चूहे के साथ भी होता है, जब लास्ट में आएगी तो वो भी भिड़ेगा, लेकिन पहले वो क्या चीज़ करता है, अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। लैब जो रैट्स होते हैं उनकी भी टेंडेंसी क्या है, जमीन के अंदर घुस के रहने की, हमारे भी क्या है, घरों के अंदर घुस के रहने का प्रोसीजर से। ये चीज़ नोट करना कि लैब भी गुफाएं बना, रैट्स भी गुफा बना के रहते हैं, इंसान ने भी गुफा बना के ही रहना शुरू करा था। इज दैट क्लियर? नाउ वो भी ऊपर नहीं आता, हम भी ऊपर नहीं आता, वरना हम भी, अगर हमारे को ज़्यादा इवोल्यूशन हो तो हम भी घोंसला बना लेते चिड़ियाओं की तरह। लेकिन हमारे कई सारे कैरेक्टर रैट से ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो मार्सुपियल है, ठीक है ना, मैमल है, तो उसकी तरह हमारे कई कैरेक्टर्स भी होंगे। उसकी पूरी बॉडी में बाल होते हैं, हमारी भी पूरी बॉडी में बाल होते हैं। कई चीज़ें नोट करना, उसकी बीक नहीं होती, हमारी भी बीक नहीं होती, बर्ड्स की बीक होती है। तो सबसे पहले यूज़ किया गया जो माइस है, वो जो एनिमल है वो माइस है, इनको बनाया गया सुपर मॉम्स by inserting human growth hormone। हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के जीन को सेपरेट करा, उस जीन को इनके अंदर डाला, जिससे इनकी ग्रोथ जो थी वो 3 टाइम्स देखी गई। इनकी एक नॉर्मल चूहे से 3 गुना ज़्यादा बड़ा चूहा का प्रोडक्शन। सुपर। उसके बाद यूज़ किया गया शीप। नाउ शीप को यूज़ किया गया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स के लिए। फैक्टर 9 शीप्स में क्या किया गया, शीप्स के डीएनए में एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 9 का जीन इंसर्ट किया गया, जिसके कारण उसकी ग्रोथ के साथ साथ, क्योंकि शीप्स हमारे मुकाबले ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है, तो वहाँ पर उनके जो हीमोफिलिक फैक्टर के प्रोडक्शन की जो रेट है वो भी हमसे कई गुना ज़्यादा होगी। तो एंटी हीमोफिलिया, आपने हीमोफिलिया सुना होगा, लास्ट चैप्टर में हमने जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में हमने हीमोफिलिया का जिक्र किया था, जो कि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो कि ब्लड में होने वाली प्रॉब्लम है, जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। अगर एक बार कट लग जाए, इवन आपके पिन छूट जाए तो इतना ब्लड बह जाएगा, सिर्फ उस पिन के चुभने से इतना ब्लड बह जाएगा कि आपकी ब्लड की कमी से मौत हो जाएगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर का जीन प्रोड्यूस किया गया, क्योंकि पहले इंसुलिन नाम की चीज़ नहीं होती थी। नाउ ट्रांसजेनिक फूड्स, इसके बाद यूज़ किया गया गुड्स को। अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि किसको कैसे यूज़ किया गया, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम दोबारा पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक दवाओं के बाद, या इंसुलिन के बाद, या जीन थेरेपी के आसपास दोबारा पढ़ेंगे, तब हम तसल्ली से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ ये बताएंगे कि किसको किसके लिए यूज़ किया गया, कैसे यूज़ किया गया। ना बात करें गोड्स को, तो गोड्स को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के लिए सिंथेसाइज किया गया। एक्चुअली हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट की आर्टरी, ठीक है ना। हमारे हार्ट की जो मसल्स होती है ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, ये इतनी खास होती है कि ये पूरी ज़िंदगी में कभी ख़राब नहीं होगी। अगर ये ख़राब होगी तो आपकी ज़िंदगी खराब क्या, खत्म, हार्ट अटैक, नॉर्मल सी बात है। तो कोरोनरी आर्टरी में हार्ट अटैक होता क्या है, आपका ये हार्ट है, इस लैंग्वेज में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपका फेवरेट हार्ट, ठीक है ना। इस हार्ट को सप्लाई करती है, सपोज कीजिए हार्ट है, ब्लड, ये इसकी वॉल है, हाँ, वॉल में ब्लड सप्लाई है, क्लियर। ब्लड का एक क्लॉट यानी एक छोटा सा थक्का घूमता घूमता आया, यहाँ क्या कर गया, जैसे ही यहाँ पे अटका, यहाँ से आगे क्या होगा, ब्लड का फ्लो स्टॉप। जैसे ही ब्लड का फ्लो स्टॉप, इतना हिस्सा टूटा, इसे कहते हैं फर्स्ट हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये पहला हार्ट अटैक था, इसमें आपका हार्ट गया, सपोज कीजिए 15% डेड, आपका हार्ट अभी भी मजे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 85% चल रहा है मजे से। फिर वही चीज़ आगे बढ़ती रही, यहाँ पे क्लॉटिंग हुई, कभी किसी बार यहाँ पर क्लॉटिंग हो गई, जैसे यहाँ पे क्लॉटिंग हुई, इसने इतने हिस्से को खा लिया, सपोज कीजिए 20% खा गया, तो 15 + 25 हार्ट खराब। ना तीसरी बार जब झटका आएगा तो अगर 15% हुआ तो 50 को क्रॉस कर देगा, जहां आपका हार्ट 55% से ऊपर गया तो आप भी इस दुनिया से गए। तो दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो थर्ड हार्ट अटैक को सर्वाइव कर पाए। थर्ड हार्ट अटैक किसी कोई बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, वरना 2 हार्ट अटैक के बाद तीसरा हार्ट अटैक का मतलब
फाइनल अटैक। तो ये फाइनल अटैक होगा क्या, थ्रोम्बोसिस के कारण, थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। तो इसको ठीक करने के लिए एक प्रोटीन दिया जाता है जो कि सॉल्ट करते इनसॉल्युबल पिगमेंट को न्यूट्रलाइज करके रखता है। इसे कहते हैं क्या, ब्लड क्लॉट डिसॉल्विंग प्रोटीन, ठीक है ना। इसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है जो कि गोट्स के डीएनए को मैनिपुलेट करके बनाया गया। इज दैट क्लियर? तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के लिए किसको यूज किया गया, गोट्स। गोट्स के बाद हमने पिग्स को यूज किया। सो क्लास, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेनिक पिग्स। हमारे यहाँ पिग्स को थोड़ा सा इंफीरियर वो माना जाता है, जानवर माना जाता है जो कि आसानी से क्या होता है, किसी के द्वारा दूध खाया जाता है। नाउ बात करते हैं पिग्स की। तो पिग्स वो एनिमल है जिस सबसे ज्यादा यूज किया गया है रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियास, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्ट एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ किडनीज। तो as we talk about them, तो पिग्स हमसे कई मामलों में रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल करने का कारण यह है कि उनका जो डीएनए है वो काफ़ी हद तक हमसे मिलता है। अगर मैं बात करूँ डीएनए के मिलने से, तो पिग्स के अंदर के जो प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक हमारे जैसे। बात करें हम करते हैं प्रोटीन कंटेंट्स की, तो हमारे हार्ट में मिलने वाले प्रोटीन, हमारा किडनी का जो स्ट्रक्चर है, इवन हमारा जो पैनक्रियाटिक स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा रिजेंबल करता है उनके साथ। रिजेंबल करने के कारण प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारा हार्ट है वो उनमें क्या करा जा सकता है, इम्प्लांट किया जा सकता है, या उनके हार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारी बॉडी में इम्प्लांट किया जा सकता है, उनकी किडनी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारी बॉडी में इम्प्लांट किया जा सकता है, उनके पैनक्रियास को इम्प्लांट किया जा सकता है। तो साइंटिस्टों ने इसके लिए भी अप्रोच करी कि उनसे निकालने वाले इंसुलिन, उनसे निकलने वाले कई सारे हार्मोन्स को हमारे अंदर इंजेक्ट करके हमारे को ठीक किया जा सके, हमारे को नॉर्मल लाइफ दी जा सके। लेकिन इसके पीछे आ जाती है एथिकल इश्यूज। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग क्या है, जैसे हमारा देश है, हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या है, ब्राह्मण्स, ठीक है ना। ब्राह्मण्स है या हम कहते हैं जो भी कास्ट के, चाहे हम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे क्षत्रिय हो, मोस्टली क्लास ये कहते हैं, मानती है कि पिग्स आर इंफीरियर एनिमल्स, ठीक है ना। उन्हें टच करना तो कहते बहुत दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी बहुत दूर की बात है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी में लगने वाला इंसुलिन उसके बॉडी से निकला, तो आपको कैसा लगेगा, आपकी बॉडी में अपने आप ही एलर्जी रिएक्शन शुरू हो जाएगी, आप ना चाहते हुए उससे एलर्जी करने लग जाओगे। कई लोग तो ऐसे होंगे जो टच ही नहीं करेंगे उसे। तो वो प्रॉब्लम आने को कहते हैं एथिकल इश्यूज। पिग्स को यूज किया गया था कि कहते हैं कि हार्ट, उनके हार्ट को कहते हैं हमारी बॉडी में रिप्लेस किया जा सके, उनसे निकलने वाली किडनीज और वो किया जा सके। लेकिन ये जो कहते हैं फिनोमिना था, ये स्टार्टिंग में ड्रॉप हो गया क्योंकि इसके पीछे आ गए थे एथिकल इश्यूज। नाउ साइंटिस्ट दोबारा अप्रोच कर रहे हैं कि ट्रांसजेनिक पिग्स के साथ ह्यूमन जीन डालने के बाद ह्यूमन किडनी, ह्यूमन हार्ट और ह्यूमन पैनक्रियास को उनके अंदर क्या करा जा सके, डेवलप करा जा सके, ताकि अगर किसी की जरूरत हो तो पिग को काट कर उसकी किडनी को निकाल के सीधे इंसान की किडनी में डाल दिया जाए, उसके हार्ट को निकाल के इंसान के हार्ट में डाल दिया जाए, और उसके बाद बाकी बचे हुए मांस को यूटिलाइज कर लिया जाए। इज दैट क्लियर? ये हो गया ट्रांसजेनिक पिग्स।